जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन का जो सेकेंड पार्ट की वीडियो है वो आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। देखें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के प्रकार। संचार कितने प्रकार का होता है इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो देखें, लिखा है डाटा को प्रेषक से ग्राही तक भेजने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे संचार माध्यम कहते हैं। यह संचार माध्यम डाटा को सीधे उसके मूल रूप में नहीं भेज सकते हैं, बल्कि उन्हें उस परिवर्तित रूप में परिवर्तित करना पड़ता है जो संचार माध्यम द्वारा भेजे जा सके। अर्थात बता दूं आप लोगों को कि जब डाटा सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है तो उसको भेजने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो मीडियम होता है वो कुछ भी हो सकता है। तार हो सकती हैं, तरंगे हो सकती हैं। तो कई प्रकार से डाटा को भेज सकते हैं। तो उसमें जो डाटा को जब भेजा जाता है तो डाटा जिस रूप में होता है उस रूप में डाटा संचार माध्यम से होकर के नहीं जाता। ठीक है, तो डाटा को जिस रूप में डाटा जा सकता है उसको पहले उस रूप में बदला जाता है कंप्यूटर के द्वारा, फिर डाटा को आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो डाटा और सिग्नल जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एनालॉग डाटा। वे डाटा जो लगातार होते हैं उन्हें एनालॉग डाटा कहते हैं। मानव आवाज़, जैसे मनुष्य की आवाज़ डायरेक्ट जाती है, लगातार होती है, तो हम कहेंगे कि वो एनालॉग डाटा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वायु में एनालॉग तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और यही तरंगे जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। यह तरंगें किसी माइक्रोफोन द्वारा ग्रहण करके एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी प्रक्रिया जिसको बाद में सैंपलिंग करके डिजिटल सिग्नलों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो एनालॉग डाटा होते हैं वो लगातार होते हैं। और अब बात आती है डिजिटल डाटा की। तो डिजिटल डाटा लगातार नहीं होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर डाटा होता है वो डिजिटल होते हैं। ठीक है, डिजिटल समझते हैं आप लोग, यानी कि 0 और 1 के रूप में लिखा है, क्योंकि वह 0 तथा 1 के रूप में संचित होते हैं। जब किसी डिजिटल डाटा का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरण किया जाता है तो यह डाटा डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करके ही भेजे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल डाटा संचरण माध्यम केवल एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। अब देखते हैं एनालॉग सिग्नल क्या है। अभी बताया था कुछ देर पहले कि डाटा भी दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, और इसी प्रकार से सिग्नल भी दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, देखते हैं। एनालॉग सिग्नल लगातार तरंगे हैं। ठीक है, जैसे एनालॉग डाटा लगातार होता है, ठीक वैसे ही एनालॉग सिग्नल भी लगातार तरंगे होती हैं जिनकी तीव्रता एक निश्चित समय के अंदर अनंत स्तरों की होती है। जब यह तरंगे किसी एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक, यानी कोई भी पॉइंट मान लेते हैं A से, मान लो A से जा रही है, B तक पहुंच रही है, तो ये अपने बीच में अनंत बिंदुओं से होकर के गुजरती, मतलब कई पॉइंट से होकर के इसे गुजरना होता है। सामान्य रूप से इन तरंगों को दिखाने के लिए दो लंबवत अक्षों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
ऊर्ध्वाधर अक्ष सिग्नल का मान और क्षैतिज बीते समय को दर्शाता है। ठीक, देखिए नीचे चित्र में भी है, तो चित्र दिखा दे रहा हूँ। ये दो चित्र आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये देखिए तरंगे जो देखिए लगातार हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं है, लगातार तरंगे जा रही हैं। जैसे यहाँ पर भी लगातार तरंगे जा रही हैं। और यह देखिए जो इसका ऊर्ध्वाधर यानी जो सीधी लाइन है वो मान है सिग्नल का, और जो बेड़ी लाइन है जिसको क्षैतिज अक्ष कहा गया है ये समय को दर्शाता है कि कितने समय में डाटा जा रहा है। ठीक, कोई इंसान बोलता है, देखिए चित्र दिखाया गया, किसी इंसान के बोलने की आवाज़ उसकी निकल रही है। उसकी आवाज़ चूँकि एनालॉग सिग्नल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना समय लेती है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आया है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जैसा बताया था डिजिटल डाटा होता है, तो वैसे डिजिटल सिग्नल भी अनियमित होते हैं, मीन्स लगातार नहीं होते हैं। उन्हें डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इनका मान एक निश्चित मान 0 तथा 1 होता है, यानी बाइनरी संख्या जो बिट होती है वो होता है। किसी बिंदु पर पहुंचकर इस सिग्नल का मान अचानक किसी दूसरे मान पर पहुंच जाता है। जैसे किसी स्विच को ऑन या ऑफ करना। स्विच ऑन ऑफ करना एक बिंदु है, जबकि यानी स्विच ऑन करना एक बिंदु है और स्विच ऑफ करना दूसरा बिंदु है। ठीक है, इनको भी दो अक्षों के माध्यम से दिखाया जाता है, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वो मान को दिखाता है, क्षैतिज जो है वो बीते हुए समय को दिखाता है। देखें, ये डाटा उस प्रकार से नहीं जा रहा है जैसे कि एनालॉग गया था बिल्कुल डायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये सीधा आया, फिर नीचे आया यानी 0, फिर आगे बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा तो 1 हो गया, फिर नीचे आगे 0, फिर 1 0, इस टाइप से डाटा जाता है। और ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये मान को दिखाता है, और जो क्षैतिज अक्ष है यह समय को दिखाता है। तो ये आपकी दो बातें यहाँ पर हो गई हैं कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा। इसी प्रकार से सिग्नल भी दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आया है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है ये डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के बिना कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, देखें थोड़ा सा पढ़ लें। लिखा है, पिछले 100 वर्षों से डाटा संचरण के लिए मुख्य रूप से एनालॉग संचरण का ही उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो डाटा है वो एनालॉग रूप में ही भेजा जाता रहा है। एनालॉग सिग्नलों के कारण डाटा संचरण में जटिलता बढ़ जाती है। टेलीफोन सिस्टम पूरी तरह एनालॉग सिग्नल पर ही आधारित है। तकनीकी विकास के साथ ही टेलीफोन केंद्रों द्वारा अधिक दूर भेजे जाने वाले संदेश डिजिटल रूप में बदल कर भेजे जाने लगे। ठीक है, यानी कि जो एनालॉग है वो तो कम दूरी में भेज सकते हैं, लेकिन जैसा कि टेलीफोन केंद्र जो हैं तो उनके द्वारा बहुत दूर जो डाटा भेजे जाते हैं वो अब डिजिटल रूप में बदलकर भेजे जाने लगे। ठीक है, एनालॉग संचरण के साथ एक प्रमुख समस्या यह है कि वे डिजिटल कंप्यूटरों के अनुकूल नहीं होते। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके हिसाब से एनालॉग संचरण कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करना आवश्यक है। यानी कि जब हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो सिग्नलों को बदलना, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि लिखा है, यह
वह यंत्र जो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल जो तरंगे होती हैं, अगर तरंगों वाले जो सिग्नल हैं उनको डिजिटल सिग्नलों में चेंज किया जाता है तो उसे जो वस्तु एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, और वह यंत्र जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और देखा जाए तो मॉडेम का भी यही फुल फॉर्म है। ठीक है, डाटा को भेजने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, यानी हर सिस्टम में कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, ठीक है, इन सभी में डाटा को भेजने के लिए मॉडेम लगा होता है। ठीक है, तो मॉडेम का सिर्फ वर्क यही होता है, मॉडेम दोनों काम करता है, यानी कि मॉडेम के अंदर दो काम करने की क्षमता होती है, मॉड्यूलेटर भी होता है वो, डीमॉड्यूलेटर भी होता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का दोनों का काम जो है वो मॉडेम करता है। इसीलिए मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। नीचे देखें लिखा भी है, मॉडेम इसी प्रकार का यंत्र है। ठीक है, यानी मॉड्यूलेशन जैसी प्रक्रिया करने वाला यंत्र कौन सा है? मॉडेम है। और देखें इसका फुल फॉर्म लिखा है मॉड्यूलेटर ऑब्लिक डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर का मीन्स वो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करना, और डीमॉड्यूलेटर का मीन्स ये कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। दोनों कार्य कंप्यूटर करता है। तो इसलिए कंप्यूटर में जो मॉडेम होता है वो दोनों कार्य करता है मॉडेम, इसीलिए उसको हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, मॉडेम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है। यह एनालॉग सिग्नल किसी माध्यम द्वारा होते हुए किसी दूसरे मॉडेम तक पहुंच जाते हैं, जहां ये पुनः एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित होते हैं जो कंप्यूटर ग्रहण कर लेता है। एक बार समझ ले ध्यान से कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने किसी को एक ईमेल किया, कोई मैसेज लिखा, या हमने उस ईमेल में एक फ़ोटो भेजी किसी के पास। ठीक है, या ये भी देखा आप लोगों ने कि जो व्हाट्सएप के मैसेज किए जाते हैं, तो व्हाट्सएप में जो मैसेज होते हैं देखा होगा आपने, फ़ोटो भी होती है, वीडियो भी होते हैं और ऑडियो भी होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ मैटर भी होता है। तो जो हम जिस डाटा को जैसे ही कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से किसी दूसरे पर फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है इसको आप लोग समझ लें। क्या होता है कि जैसे ही मान लो हमने कोई फ़ोटो या हमने कोई वीडियो किसी के मोबाइल पर फॉरवर्ड करने के लिए प्रोसेस किया, तो जैसे ही हमने उसको फॉरवर्ड किया तो मोबाइल जो मेरे पास है, मेरे मोबाइल में भी मॉडेम है। ठीक है, तो मेरे मोबाइल का जो मॉडेम है वो क्या करता है कि जो हमारे मोबाइल में डाटा जो हम भेज रहे हैं वो डिजिटल रूप में है। ठीक है, उसको भेजने से पहले, यानी मोबाइल से बाहर वो डाटा निकले उससे पहले हमारे मोबाइल का मॉडेम ये करता है कि उस डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदल लेता है, मीन्स उसको तरंगों में बदल देता है, और जो तरंगें होती हैं वो हमारे मोबाइल से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, निकल जाती हैं, फिर उन तरंगों को जाना होता है मालूम। जैसे हमने किसी के पास भेजा तो उसके पास पहुंचने से पहले अगर वो तरंगे ही रहें तो जिसके पास मैंने डाटा भेजा है वो कैसे समझ पाएगा कि ये मेरे पास क्या आया है। इसलिए उसके मोबाइल में जब वो डाटा जाता है तो उसके मोबाइल में जाने से पहले उस डाटा को उसके मोबाइल के मॉडेम से होकर के गुजरना होता है। ठीक है, तो जो मॉडेम होता है वो वहाँ पर जो मेरे मोबाइल में उसने जो काम किया था, यानी एनालॉग को डिजिटल को उसने एनालॉग में चेंज किया था। ठीक है, डिजिटल को उसने एनालॉग में चेंज किया था, और अब जिसको मैंने भेजा है उसका मॉडेम क्या करेगा, जस्ट वह उसकी उल्टी प्रक्रिया करेगा,
यानी कि वह जो तरंगों में डाटा है उसको वो फिर से बदलेगा डिजिटल में और फिर वो उसको मोबाइल पर दिख जाएगा जैसा कि हमने उसे भेजा है। यानी कि अगर हम किसी भी फ्रेंड को एक फोटो भेजते हैं तो वो फोटो ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ती हुई जा रही है, देखो वो फोटो हमारी जा रही है, उस दोस्त को मिल जाएगी, हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो समय मॉडर्न क्या कर चुका होता है, हमारी उस फोटो को सिग्नल के रूप में बदल चुका होता है और सिग्नल चले जाते हैं उसके पास तक, और जैसे ही उसके पास पहुंचता है सिग्नल, उसका मॉडेम फिर उसको डीमॉड्यूलेट कर देता है, यानी कि फिर से डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा को फिर से डिजिटल डाटा में चेंज कर देता है और वह उसको दिखा देता है। तो उसे वही चीज दिखती है जो मैंने उसके लिए भेजी है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है मॉड्यूलेशन की। ठीक है, यानी मॉडेम जो क्रिया करता है उसको मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाटा के संचरण के लिए, यानी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा देते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ किसी संचरण माध्यम द्वारा भेजी जा सकने वाली आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी संचार माध्यम जो है वह उसके द्वारा कितनी आवृत्ति की सीमा भेजी जा सकती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, किसी भी माध्यम द्वारा सभी आवृत्तियों को नहीं भेजा जा सकता, अतः उन आवृत्तियों की सीमा जो किसी माध्यम द्वारा भेजी जा सकती है उन्हें बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, अब आया है डाटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा का संचरण विद्युतीय सिग्नलों द्वारा किया जाता है। यह सिग्नल एनालॉग तथा डिजिटल किसी भी रूप में हो सकते हैं। सिग्नलों की सहायता से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। मैंने बताया भी ट्रांसमिशन मीन्स होता है भेजने की क्रिया। ठीक है, नया वर्ड जरूर है लेकिन इसको समझ लें। ट्रांसमिशन का मतलब कि हमारा जो डाटा है उसको हम भेजते हैं, भेजने वाली जो क्रिया करते हैं हम उसको, डाटा को भेजने की जो क्रिया होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरंगों के सापेक्ष संचरण लगातार एक सीमा में परिवर्तित हुआ करता है, जबकि दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नल जो हैं वो लगातार नहीं होते हैं। ये पीछे ही बताया जा चुका है। इसका मान एक निश्चित सीमा के अंदर अलग अलग संख्याओं का एक समूह होता है। डाटा ट्रांसमिशन भी दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले इसी वीडियो में मैंने बताया है आपको कि डाटा दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, सिग्नल दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल, और डाटा का ट्रांसमिशन भी दो प्रकार का, एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, देखते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग सिग्नलों की बैंडविड्थ डिजिटल सिग्नलों की बैंडविड्थ की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। ठीक है, मतलब जो आवृत्ति है भेजने की, बैंडविड्थ जिसको कहा जाता है, वो एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो डिजिटल सिग्नलों की बैंडविड्थ से काफ़ी कम होती है। यानी कि डिजिटल की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और एनालॉग डाटा को भेजने में जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है। ठीक है, इसके बाद में है डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल सिग्नलों की जो बैंडविड्थ है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी यानी अनंत तक होती है। ठीक है,
जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, यानी कि एनालॉग ट्रांसमिशन से इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। ठीक, और इस विधि से अधिक दूरी तक डाटा का संचरण किया जा सकता है। एनालॉग से डाटा का संचरण बहुत दूरी तक नहीं किया जा सकता है, और डिजिटल के माध्यम से डाटा का संचरण बहुत दूरी तक किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन का उद्देश्य डाटा को 0 तथा 1 के रूप में भेजना होता है, यानी कि जो डाटा है वो बाइनरी संख्याओं के रूप में जाता है। ठीक है, धनात्मक वोल्टेज का उपयोग, यानी जो प्लस में जो वोल्टेज होता है, जब ऊपर होता है प्लस में, तो उसको संख्या 1 से दिखाते हैं, और जब ऋणात्मक होता है तो उसे 0 से प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला है ट्रांसमिशन मोड कि ट्रांसमिशन किस किस रूप में, किस किस मोड में डाटा को हम भेज सकते हैं। ठीक है, देखें, डाटा का ट्रांसमिशन किसी भी माध्यम द्वारा निम्नलिखित 2 रूपों में किया जा सकता है। पहला है समांतर, दूसरा आएगा क्रमिक, यानी कि क्रम से। बताएंगे आगे। देखते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। इस विधि में बाइनरी डाटा के ट्रांसमिशन से पहले डाटा को 0 तथा 1 के रूप में n बिटों के समूह में संगठित कर लिया जाता है। ठीक है, n जो लिखा हुआ है, n का मतलब कोई भी नंबर कि जो बिट हैं वो 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, जो भी हो। n फॉर नंबर, यानी कि संख्या उसकी कोई भी घट बढ़ सकती है, ये कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, यानी बिट कई हो सकती है। ठीक है, तो डाटा को जब हम समांतर ट्रांसमिशन में डाटा को आगे भेजते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो 0101 होता है, वो जितने भी संख्या में हो, n कितने भी उसकी बिट हो, उनको पहले हम एक समूह में संगठित कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो n बिट्स होती हैं, यानी जो भी 2, 4, 6 जो भी बिट हों, उनका एक समूह एक साथ एक ही समय में डाटा को भेज दिया जाता है। ठीक है, इस ट्रांसमिशन की विधि को समांतर मोड कहा जाता है। समांतर मोड में डाटा ट्रांसमिशन के लिए n बिटों के साथ को एक साथ भेजने के लिए n तारों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक बिट का अपना एक तार होता है तथा सभी बिट एक साथ इन तारों की सहायता से प्रेषित हो जाते हैं। थोड़ा सा चित्र देखें तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फिगर है, बताया मैंने, समांतर ट्रांसमिशन। ये देखिए प्रेषक यानी कि सेंडर डाटा को भेजने वाला है, ये ग्राही यानी कि डाटा को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डाटा को 0-1 में समांतर लगा लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेंगे 8 बिट हो गई इसमें। ठीक है, ये बिट घट बढ़ सकती हैं, जो भी आपको बताया था n, तो n फार मतलब यही हो गया कि कितनी लाइनें हैं, कितने 0-1 हैं। यहाँ पर 8 हैं तो 8 बिट हम कह सकते हैं। ठीक है, और इनको एक लाइन से लगा लिया। फिर जब हमें इस डाटा प्रेषक जो है सारा डाटा एक बार में ही इस ग्राही के पास भेजेगा, रिसीवर के पास भेजेगा, इसलिए उसको उतने ही तार भी चाहिए होंगे। अगर 8 बिट हैं तो 8 तार चाहिए, क्योंकि डाटा इकट्ठा समांतर जाएगा, बिल्कुल एक सीधी रेखा में जाएगा, तो सभी डाटा को जाने के लिए अलग अलग तारों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ये तार यहाँ दिखा दिए गए हैं। तो समांतर ट्रांसमिशन जो है वो जितना भी डाटा हम अरेंज करते हैं 0-1 के रूप में, उतने तार अगर हमारे पास हैं तो हम इकट्ठा एक बार में ही सारा डाटा जो है वो प्रेषक से ग्राही की तरफ सेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे लगातार एक बार में ही सारा डाटा प्रेषक से लेकर के और ग्राही की तरफ चला गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखें। समांतर ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ इसकी तीव्र गति है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वेट नहीं करना होता है। हर डाटा के लिए अपने तार होते हैं, जब इसके तार अलग अलग होते हैं तो डाटा को कोई इंतजार करना नहीं होता है, तो इसकी गति तीव्र हो जाती है। और जो दूसरा ट्रांसमिशन अभी आया क्रमिक, जो कि क्रम से होता है, एक सीक्वेंस से होता है, तो उससे जो ये पैरेलल ट्रांसमिशन है, समांतर ट्रांसमिशन है, इसकी गति तेज होती है। ठीक है, समांतर ट्रांसमिशन की लागत
क्रमिक ट्रांसमिशन की तुलना में अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि क्रमिक ट्रांसमिशन जो अगला बताएंगे उसमें एक ही तार से हम डाटा भेजते हैं। इसमें हमें जितने बिट हैं उतने तार चाहिए, तो जब ज़्यादा तार चाहिए तो कीमत भी ज़्यादा ही लगेगी उसके लिए, ठीक है। और समांतर ट्रांसमिशन का प्रयोग जो होता है वो हम कम दूरी के डाटा संचरण के लिए करते हैं। ज़्यादा दूरी के डाटा संचरण के लिए इतने लंबे तार तो हम डाल नहीं सकते कि हमें हर डाटा के लिए एक एक तार डाल दें आसानी से, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो डाटा है वो जो समांतर क्रम में होता है तो वो समांतर ट्रांसमिशन थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रमिक ट्रांसमिशन, एक बार फिर से आप लोग देख लें। समांतर बिल्कुल सीधी लाइन में डाटा जा रहा है सेंटर से रिसीवर की तरफ, और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्रमिक ट्रांसमिशन का फिगर आपके सामने दिया है। इसमें क्या होता है, क्रमिक ट्रांसमिशन में बाइनरी डाटा की प्रत्येक बिट एक दूसरे का अनुसरण मतलब आगे पीछे लगा ली जाती है और केवल एक ही तार के माध्यम से आगे भेजी जाती है, ठीक है। जैसे देखें, प्रेषक के पास ये 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, यानी 8 बाइनरी डिजिट्स हैं। इसके पास 8 बिट हैं और 8 बिट जो हैं वो उसके लिए पूरे 8 तार नहीं डाले गए जैसे कि समांतर में डाला गया था। इसमें क्या है, तार सिर्फ एक है और इस डाटा को ऐसे लगा लिया गया है कि पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 0 0, यानी आगे पीछे लगा लिया गया लाइन से। और ऐसे एक ही तार के द्वारा ये डिजिटल डाटा जो है, क्रमिक ट्रांसमिशन जो है वो एक ही तार के माध्यम से एक के पीछे एक पालन करते हुए डाटा ग्राही तक जाता है, ठीक है। ये लिखा है परिवर्तक, ये लिखा है परिवर्तक। यहाँ पे डाटा जो है जो 0 1 के रूप में लगा हुआ है ये बिल्कुल क्रम से लग जाता है, क्रमिक रूप में हो जाता है। और यहाँ पर आकर के इसमें जो ग्राही का परिवर्तक होता है वो फिर इस प्रकार के क्रमिक डाटा को फिर 0 1 में चेंज करके ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रमिक ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में दिया है। क्रमिक ट्रांसमिशन समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में सस्ता पड़ता है, बताया था। समांतर में हमें ज़्यादा तार चाहिए तो महंगा पड़ेगा, क्रमिक में एक ही तार चाहिए तो सस्ता पड़ेगा। इसके दूसरी बात क्या है कि सस्ता तो है लेकिन क्रमिक ट्रांसमिशन जो है उसकी गति समांतर ट्रांसमिशन की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सबके तार अलग अलग होते हैं, डाटा जाने में उससे कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि सभी को एक ही तार से जाना है तो सभी एक लाइन से जाएंगे। अगर आगे कोई डाटा जा रहा है तो पीछे वाले को उसका इंतजार करके रुक करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए क्रमिक ट्रांसमिशन की जो स्पीड है डाटा की वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के मध्य डाटा संचरण केवल समांतर मोड में होता है, अतः कंप्यूटर द्वारा क्रमिक ट्रांसमिशन के लिए एक परिवर्तक की आवश्यकता होती है। बताया था मैंने ऊपर चित्र में, जो कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न समांतर डाटा को क्रमिक रूप में परिवर्तित कर सके। ये परिवर्तक प्रेषक तथा ग्राही पर लगाए जाते हैं, ठीक है। अब क्रमिक ट्रांसमिशन जो बाद में बताया है, जो क्रम से जाता है, उसके दो रूप हैं, दो प्रकार से वो जाता है। कैसे देखें, पहला है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, डाटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में बिटों के रूप में संयुक्त रूप में होता है, यानी कि एक फ्रेम बना दिया जाता है। देखिए, आप देख रहे होंगे चित्र में नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है। जो बिट होती हैं, जो बाइनरी डिजिट होती हैं, उनको एक फ्रेम में लगा दिया जाता है। देखिए, 1 एक फ्रेम है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये फ्रेम इसमें लगा दिए गए। इस बड़े फ्रेम में कई बिटें समाहित हो जाती हैं। ये बिटें बिना किसी रिक्त स्थान के प्रवाहित होती हैं। देखिए, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, ये कोई खाली जगह नहीं छूटी, यहाँ कोई खाली जगह नहीं, बिल्कुल सब लाइन से डाटा अरेंज है, लेकिन बिट अलग अलग बनी हुई है 4, ठीक है। ग्राही इन बिटों के समूह को ग्रहण कर स्वतः बाइट में परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। ग्राही क्या करता है, इनको ले लेता है
ये रिसीवर इसको अपने आप जो है वो बाइट के रूप में बदल देता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डाटा का प्रवाह 0 तथा 1 के अखंडित स्ट्रिंग के रूप में लगातार होता रहता है। मीन्स 0 1 0 1 0 1 डाटा लगातार चलता है, बीच में कोई खंड भी नहीं इसका होता है, टूटता भी नहीं है। तो प्रेषक से ग्राही की तरफ डाटा का प्रवाह अखंडित रूप से होता रहता है बिट के रूप में। ये हो गया सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और ये भाग किसका है? ये है क्रमिक ट्रांसमिशन का। ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट आता है, आगे देखते हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में क्या होता है? डाटा का प्रवाह बाइटों के रूप में होता है, यानी इसमें लगातार नहीं होता है, बाइट होती हैं। सिंक्रोनस में क्या था? ग्राही ने बाइट अपनी खुद डाटा को ग्रहण करके फिर ग्राही ने बाइट बनाई थी। इसमें ऑलरेडी बाइट बनी होती हैं। प्रत्येक बाइट के प्रारंभ में एक स्टार्ट बिट तथा बाइट के अंत में एक या एक से अधिक स्टॉप बिट होती है। ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये जो बिट है, स्टार्ट बिट इसमें है और यहाँ स्टॉप बिट है। ठीक है। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट है। प्रत्येक बिट बाइट के प्रारंभ में स्टार्ट बिट लगी होती है और अंत में एक स्टॉप बिट लगी होती है। इन बाइटों के बीच में रिक्त स्थान होते, देखिए रिक्त स्थान भी है, जैसे अभी दिखाया था मैंने ऊपर। अगर आप देखते हैं सिंक्रोनस में, देखो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, कोई भी एकदम गैप नहीं था। लेकिन अब जो एसिंक्रोनस आया है, इसमें देखिए बीच में गैप है। ये देखिए गैप है, यहाँ पे गैप है, एक यहाँ पे गैप है। ठीक है। तो इनमें जो है वो एक गैप होता है। यह स्टार्ट तथा स्टॉप बिट जो होती है, ग्राही को बाइट के प्रारंभ तथा अंत को सूचित करते हैं। बाइट कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ पे बाइट का अंत हो रहा है, तो ये दिखाया जाता है। ठीक है। इस तकनीक को एसिंक्रोनस कहा जाता है, क्योंकि बाइट स्तर पर प्रेषक तथा ग्राही के बीच कोई सामंजस्य नहीं होता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रेषक है, ये ग्राही है, ये बीच में रिक्त स्थान छूटे हैं। और सिंक्रोनस में कोई रिक्त स्थान नहीं थे, जिसमें स्टार्ट बिट होती है, स्टॉप बिट होती है, डाटा का प्रवाह की दिशा प्रेषक से ग्राही की तरफ होती है। तो ये हो गया आपका एसिंक्रोनस। ठीक है। इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है डाटा ट्रांसमिशन, ये कंप्लीट होता है। और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझ लें। समझने के बाद में मैं इस वीडियो के साथ में इसकी PDF भी डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने एक PDF तैयार की है जिसमें एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न हैं, और उनमें मैंने टिक मार्क कर रखा है। क्वेश्चंस के आगे मैंने लिख रखा है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पार्ट 1 की वीडियो से उसका आंसर मिलेगा, किस क्वेश्चन का आंसर पार्ट 2 की वीडियो से मिलेगा। ठीक है। और सारा मैंने PDF भी आपको डाल दी हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख करके, और जो मैंने PDF डाली हैं, जो वीडियो समझाई हैं, उन डिटेल से देख करके आपको उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर कंप्लीट भी करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।